एडी कोने यार नहीं कैसे क्यों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 एक मिनट वो फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं और कुछ हमारे दोस्त भी आ जाते हैं कोई नई बात लेके आप सबके सामने। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जो ये नैब की तरफ से कोई नोटिस और कोई कार्रवाई हुई है हलीम आदिल शेख साहब की तरफ, और उस पर आकर उन्होंने बहुत कुछ कहा है। आप सबके इल्म में है कि जो भी इर्रेगुलरिटीज़ वहाँ पे हुई हैं उन पर सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन लिया हुआ है, इंक्वायरीज़ भी हो रही हैं। क्योंकि ये सबके इल्म में है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे इर्रेगुलरिटीज़ की हुई हैं, इसलिए ना सिर्फ जो सिंध गवर्नमेंट के इदारे हैं बशमूल एंटी करप्शन, बल्कि अब नैब के रेडार पर भी ये आ गए हैं। अच्छा, एक और बात जो इन्होंने आज खुद ही कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो अपनी इस इर्रेगुलरिटी को मान रहे हैं, लेकिन वो इशारा कर रहे हैं कि जी दूसरों ने भी बहुत सारी इस तरह की है, उन पर भी एक्शन लिया जाए। तो उन पर ज़रूर एक्शन लिया गया भी है, लिया जाएगा भी, और नैब भी बिल्कुल उन पर एक्शन ले। लेकिन जो चीज़ इन्होंने खुद मानी है, इन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया कि जी बिल्कुल मैंने ये गलत किया है, क्योंकि दूसरों ने भी ये सारा कुछ गलत किया हुआ है। तो पहले चले इनके इस एतराफ़ी बयान पर मुझे उम्मीद है कि जिस तरह अजमल वज़ीर साहब को मुशारत जो थे मशीर थे वहाँ से हटा दिया गया केपी की गवर्नमेंट ने, तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब इनको भी जो ये सदर है पीटीआई के उससे हटा दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया। अब ये बात उनसे पूछी जाए कि अब इनको क्यों नहीं हटा रहे। बाकी जिन लोगों ने भी इर्रेगुलरिटी की है उनके ऊपर एक्शन होगा और हुआ भी है, और हम नैब से भी कहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर आए, इंक्वायरी करे। दूसरों की वैसे भी कर रहे हैं, इन्होंने अच्छी बात है, हलीम आदिल साहब की भी की, अब दूसरों की भी करें। और ये सिर्फ आई वॉश नहीं होना चाहिए, और हमें पूरा एतमाद है इस बात पे कि जिसने भी इसमें गैर कानूनी तौर पर तामीरात की, अगर 30 साल पे पोल्ट्री फार्म बनाना है या एग्रीकल्चर का कोई काम करना है या कोई और जो भी उसमें इजाज़तनामा दिया गया है उस पर काम हुआ है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर दी गई है, फार्म हाउसेस बना दिए गए हैं, दीगर चीज़ें बना दी गई हैं, तो उन पर एक्शन होना चाहिए, और एक्शन सिंध गवर्नमेंट भी ले रही है। और बहुत अच्छी बात है कि नैब ने भी उस पर एक्शन लिया है। और फिर इनकी जो भी इस मौजूदा हुकूमत की कारस्तानी है, जैसे एक अभी केपी में सामने आई, इसी तरह की और बहुत सारी, इनके जिस डिपार्टमेंट को चेक कर लें वहाँ पे आपको इस तरह की इर्रेगुलरिटीज़ निकल आएंगी, करप्शन निकल आएगी। वो जो हमेशा शोर मचाते थे कि जी ऑडिटर जनरल ने ये रिपोर्ट दे दी सिंध गवर्नमेंट के लिए, उन्होंने तो फेडरल गवर्नमेंट के लिए भी अरबों रुपए की इर्रेगुलरिटीज़ की जो है वो रिपोर्ट दी है, पंजाब गवर्नमेंट के लिए दी है, केपी के लिए दी है। तो क्या वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, या सिर्फ ये बात कि दूसरों को नसीहत, खुद जो है वो मियाँ फसीहत बने हुए हैं? और जो ये कमीशन की रिपोर्ट आई थी उस पर क्या एक्शन लिया गया? और जो दीगर चीज़ें आ रही हैं, दवाइयों वाला आपके सामने गुजर गया था, उस पर कुछ नहीं हुआ आज तक। के इलेक्ट्रिक, हैस्को, सेपको, लेस्को, जितने इदारे हैं वो जिस तरह लोगों की ज़िंदगियां उन्होंने अजीरन की हुई हैं वो भी आपके सामने हैं। और उसमें भी
सारी नाअहली फेडरल गवर्नमेंट की है कि उनको वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं कर रहे, और फिर जाहिर है वो जब उनको सारी चीज़ें नहीं होंगी तो उनकी परफॉर्मेंस में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। उसमें भी इन्होंने न खुद इंपोर्ट किया जब ऑयल की प्राइसेस बहुत कम थी, ना उन OMCs को करने दिया इन्होंने इंपोर्ट, जिन्होंने इनसे कहा था कि उनके पास स्टोरेज की जगह भी है। तो ये इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। ऑयल प्राइस कम हुई तो किसी को वो ट्रिकल डाउन नहीं हुआ उसका फ़ायदा, ना ऑयल मिला, ना ही उसकी वजह से जो दीगर चीज़ों में अशियाए खुर्दोनोश में कमी आती है वो हुई। तो ये बहुत सारी इस तरह की नाअहलियाँ इस हुकूमत की हैं जिनसे ये तवज्जो हटाने के लिए अजीब व गरीब चीज़ें सामने ले आते हैं। तो ये आपसे कहना था कि आज ये हुई है अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिसमें उन्होंने बजाय इसके कि वो खुद मानते हुए और उनके इर्द गिर्द जो बैठे हुए थे उनको और सपोर्ट कर रहे हैं, वही उनसे इस्तीफ़ा का मुतालबा करते तो हमें आज ये ज़रूरत पेश ना आती। सईद साहब बात करेंगे। मैं शाह साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। एक तो सच्ची बात है, मुझे तो नैब के ऊपर ये एतमाद नहीं है कि वो किसी PTI के लीडर के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे। मुझे महसूस ये हो रहा है कि नैब ने शायद इस इशू को इसलिए टेकअप किया है कि इसको हलीम आदिल शेख को ये क्लीन चिट दे दी जाए। कोई ऐसा केस, ऐसी मिसाल हमारे सामने नहीं है जहां नैब ने वाज़े शवाहिद होने के बावजूद भी PTI के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की हो। मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। शुगर कमीशन की रिपोर्ट आ गई, नैब अभी तक सो रहा है। वज़ीर आज़म पर उंगलियां उठी हैं उसमें, वज़ीर आला पंजाब पे उंगलियां उठी हैं उसमें, असद उमर पे उंगलियां उठी हैं उसमें, रज़ाक दाऊद पे उंगलियां उठी हैं उसमें, हफीज़ शेख के ऊपर उंगलियां उठी हैं उसमें, जहांगीर तरीन की तरफ है, खुसरो बख्तियार की तरफ हैं, लेकिन किसी एक शख्स को भी अभी तक नैब ने तलब नहीं किया और किसी से वो नहीं पूछ रहे हैं। खुसरो बख्तियार के ख़िलाफ़ उससे पहले भी नैब के पास बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं जिसमें उनकी जो जायदाद है, जो एसेट्स हैं, उसमें बेपनाह इजाफ़ा हुआ है और उस पर भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की है। तो मुझे तो ये नहीं लगता कि नैब PTI के किसी शख्स, किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेगा, लेकिन देखते हैं शायद अपनी जो साख है उसको थोड़ा सा बहाल करने के लिए नैब कुछ कर ले, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर इससे कोई उम्मीद और तवक्को नहीं है। दूसरी बात जो शाह साहब ने कही, मैं समझता हूँ बिल्कुल ये दुरुस्त है और हम भी हर जगह ये बात करते हैं कि इस वक्त इस मुल्क की मईशत का जो हाल हुआ है, इस मुल्क में जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई है, जो कोरोना की सूरत हाल है, जो गंदम की किल्लत है इस वक्त पंजाब में और बहुत महंगी लोग ख़रीदने पर मजबूर हैं, और पंजाब हुकूमत की नाअहली की वजह से इम्कान इस बात का भी है कि बाकी सूबों में भी ये मसला कहीं पैदा ना हो जाए। पेट्रोल माफिया जो है उसको जिस तरह इन्होंने नवाजा है, 26%, 27% से लेकर 66% तक कीमतें बढ़ाकर, PIA का जिस तरह इन्होंने धड़न तख्ता किया है, पूरी दुनिया में PIA का तबाह बर्बाद करके रख दिया है। तो हालत ये हो गई कि इथोपिया ने भी कह दिया कि पाकिस्तानी पायलट जो हैं वहाँ पर उनके जहाज़ नहीं उड़ा सकते हैं। तो इससे बड़ी और क्या ज़िल्लत हो सकती है। अफ़गान करेंसी जो है इस वक्त पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में महंगी हो गई है। डॉलर की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो ये जो आवाम के जेन्युइन इश्यूज़ हैं, जो मईशत का जनाजा उन्होंने निकाल दिया है, उन तमाम अवामी इशू से तवज्जो हटाने के लिए इस नालायक और नाइल हुकूमत ने ये अजीब एक ड्रामा शुरू कर दिया है कि नॉन इश्यूज़ को ये खड़ा करते हैं, उस पर शोर मचाते हैं, और शोर मचाने के बाद मीडिया की तवज्जो डाइवर्ट कर देते हैं उन चीज़ों की तरफ। जिस तरह अली ज़ैदी साहब, जिनको मैं एक वो चवल कहता था, उस पर एतराज़ करते थे, लेकिन उन्होंने साबित अपने आप को किया है कि वो चवल नहीं है, वो महाचवल है। मतलब ये कि वो चवलों के भी सरदार हैं। मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने एक तो वो जो नामालूम मोटरसाइकिल सवार, उनको एक लिफाफा घर पे दे गए थे। उस लिफाफे की बुनियाद पर उन्होंने समझा कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ जो है वो दरियाफ्त कर ली है जो दुनिया में किसी को नहीं पता थी,
और जिस तरह वो चहक चहक के लहक लहक के वो जिस तरह अपनी कारस्तानियाँ बताते हैं, तो उन्होंने समझा मैंने बड़ा कारनामा कर दिया है। लेकिन उसके बाद एक और बड़ा भंड उन्होंने मारा। उन्होंने परसों रात ये कहा कि मैं एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो वीडियो लेकर आ रहा हूँ और उससे पीपल्स पार्टी के और जरदारी साहब के और पता नहीं किस किस के वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें बेनकाब कर देंगे। पूरी कौम, पूरा मुल्क, पूरा मीडिया परेशान के पता नहीं कौन सा तूफ़ान आ रहा है, कौन सी क़यामत आ रही है सुबह। और सुबह उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ की शेख हबीब जान की, और उसमें जो कुछ था वो आपने देखा। लेकिन मैं ये बात पिछली अपनी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूँ और इनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं ये बात कह रहा था कि पीटीआई का अमन कमेटी के साथ राब्ता था। मैं ये बात कह रहा था कि अली जैदी ने जो शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में झूठ बोला, जब उसी जीआईटी के अंदर ये लिखा है उज़ैर बलोच ने कि जी पीटीआई अमन कमेटी को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती थी, तो अली जैदी साहब कहते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं पता, ये तो मैंने जीआईटी में पढ़ा है। इससे बड़ा सफ़ेद झूठ कोई नहीं हो सकता। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ अपनी बातों को। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अली जैदी, इन तीनों अफराद ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई। उस 3 रुकनी कमेटी को ये टास्क दिया कि आप अमन कमेटी से रब्ता करें और इनको पीटीआई में शामिल करने के लिए राज़ी करें। और उस 3 रुकनी कमेटी ने रब्ता किया और उसके बाद इनकी जो राब्ते थे वो बढ़े, और फिर पीटीआई के जो धरने थे कराची के, जो सीवीयू पर इन्होंने धरना दिया, उसमें अमन कमेटी के लोग शरीक होते रहे और उनके स्टेज पर बैठते रहे और इनकी दावतें होती रहीं, इनकी मुलाकातें होती रहीं। कराची से मुंतखब होने वाले एमएनए के घर पर ये बातें मैं कहता रहा हूँ और इनमें से ये मान नहीं रहे थे, लेकिन हबीब जान ने उन तमाम बातों की तस्दीक की है कि कराची में होने वाले पीटीआई के जलसे अमन कमेटी की वजह से कामयाब हुए और उसमें उनके लोग शरीक होते रहे। जो पीटीआई का धरना था, उस धरने में भी अमन कमेटी के लोगों ने भरपूर तादाद में शिरकत की और वहाँ तकरीरें भी की और ये भी कहा हबीब जान ने कि अली जैदी इस बात को झुटलाएं कि वो राब्ते में थे और वो दरख्वास्त करते रहे अमन कमेटी के लोगों से कि वो जलसे कामयाब कराएं, उनके धरने में आएं। ये सारी चीज़ें होती रही हैं और अब ये साबित हुआ कि जो मैं कह रहा हूँ वो 100% दुरुस्त है और जो अली जैदी कह रहा था हमेशा की तरह वो झूठ है। अब भी मैं कह रहा हूँ कि वो झुटलाएं मेरी बातों को। मैं और चीज़ें बताऊँगा, वो कहें कि मैं गलत कह रहा हूँ, वो कहें कि इन्होंने कमेटी नहीं बनाई थी, वो कहें कि धरने में लोग नहीं आए थे, वो कहें कि जलसों में लोग नहीं आए थे, वो कहें कि एमएनए के घर पे दावतें नहीं हुई थी। जिन दावतों में, जिन खानों में, जिन मीटिंग्स में अली जैदी भी मौजूद होता था, इमरान इस्माइल भी मौजूद होता था और हमारे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब भी मौजूद होते थे। तो ये बात साबित हुई कि इनका राब्ता था। और कल रात मुर्तज़ा अली शाह जो लंदन में होते हैं, उन्होंने हबीब जान का एक इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में हबीब जान ने ये सारी बातें ना सिर्फ मानी बल्कि एक नया इंकशाफ किया। उसने बताया कि हबीब जान के फ़ोन से और लंदन में पीटीआई की कोई खातून रहनुमा, गालिबन राबिया उनका नाम है शायद, उनके फ़ोन पर इमरान खान और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की बात हुई सन 2011 में और वहाँ पर ये सारी चीज़ें तय हुई कि अमन कमेटी पीटीआई को सपोर्ट करेगी और उसके बाद वो सारी चीज़ें होती रहीं। अमन कमेटी में हबीब जान शामिल हुआ, जिसका मैंने कहा था। हबीब जान ने इस बात को तस्लीम किया कि वो बिल्कुल पीटीआई में शामिल हुआ था, ये बात भी उसने तस्लीम कर ली है।
और ये बात अली जैदी ने 2014 में अपने ट्वीट के ज़रिए भी मानी थी। वो समझता है कि लोग भूल जाते हैं। उस ट्वीट में अली जैदी ने इस बात को तस्लीम किया कि हबीब जान पीटीआई में शामिल हुआ और लियारी के बहुत से अफराद जो हैं उसमें शामिल हुए हैं। उसी ट्वीट पर जब किसी एक शख्स ने नीचे कमेंट्स में लिखा कि भाई ये तो कातिल हैं, तो नीचे अली जैदी साहब कमेंट्स में लिखते हैं कि इनके ख़िलाफ़ जितने मुकदमात हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और मैंने ये सारी बातें चेक कर ली हैं। 2014 में ये जो महाचवल साहब हैं उन्होंने तस्दीक की पहले इस बात की कि अमन कमेटी के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, और आज 2020 में बैठकर वो साहब जीआईटी निकालते हैं जो उनको घर पे कोई दे गया है। उस जीआईटी को ये सच मानते हुए पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर इल्ज़ामात लगा देते हैं। चलो ठीक है भाई, आपने लगा दिए। मेरा सवाल आज फिर यही है कि भाई आप पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं या आप दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू कर रहे हैं? वो कहेंगे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कर रहा हूँ। तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जब आप कर रहे हैं तो आपकी ज़बान पे ताले क्यों पड़ जाते हैं? आप क्यों जिक्र नहीं करते हैं बल्दिया टाउन फैक्ट्री की जीआईटी की उसका जिक्र आप क्यों नहीं करते हैं? उसमें तो कोई अगर मगर नहीं है, कोई दूसरी रिपोर्ट नहीं है। एक रिपोर्ट है जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया कि किस सियासी जमात ने किस तरह से ये सारी चीज़ें की हैं और वो आपके इत्यादी हैं। जुल्फ़कार मिर्ज़ा जिनको ये साहब कहते हैं वो तो हुर हैं। उस हुर ने 2015 में अपने एक टीवी इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि भाई ये जो सारी चीज़ें आपने की थी जब आप वज़ीर दाखिला थे, आपने किसी के कहने पे की थी? वो साहब फरमाते हैं मैंने किसी के कहने पे नहीं की थी, मैंने सारी चीज़ें खुद की थी। जब वो सारे अपने इक़दामात 2015 में भी तस्लीम करता है, मानता है, तो अली जैदी साहब कहते हैं कि नहीं, वो खुद मान रहा है लेकिन अली जैदी साहब नहीं मान रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि अली जैदी साहब को जो नहीं है, खैर उनसे ये तवक्को रखना भी बेकार है। ढटाई की इंतहा पर हैं पीटीआई के लोग, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई एहसास नहीं होता कि हमने क्या चीज़ें गलत की हैं, क्या झूठ बोला है, क्या हम चवलें मार रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कहीं थोड़ा सा एहसास हो जाए कि उन्होंने गलत किया है तो कम से कम और कुछ ना करें, अपनी गलती ही तस्लीम कर लें। एक और चीज़ जो के इलेक्ट्रिक में हो रहा था, के इलेक्ट्रिक के ज़रिए कराची के शहरियों के साथ हो रहा था, जो जुल्म हो रहा था, जो उन्होंने इस शदीद गर्मी के माहौल में इस कोरोना की वबा के होते हुए जो गैर एलानिया लोड शेडिंग कराची के शहरियों पर मुसल्लत की, उस पर कल आकर ऐलान फरमाया है असद उमर साहब ने। और कहते क्या हैं? वो कहते हैं जो गैस का मसला था वो हमने हल कर दिया है। फिर वो कहते हैं जो फर्नेस ऑयल का मसला था वो भी हमने हल कर दिया है। अब आज से इतवार से कराची में कोई गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। मैंने ये बात यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी और फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी कही थी कि कराची के शहरियों के ऊपर जो लोड शेडिंग का अजाब आया है वो इस नाअहल नालायक सेलेक्टेड हुकूमत की नाअहली और मिसमैनेजमेंट की वजह से आया है। जिस तरह शाह साहब ने कहा कि 25 मार्च को एक ख़त लिखकर उन्होंने पेट्रोल की जो इंपोर्ट थी उसको रोक दिया। एक पूरा जो साइकिल होता है उस साइकिल को उन्होंने ब्रेक लगा दी। और के इलेक्ट्रिक उनको जनवरी से ये लिख रहा था कि चूँकि जून में बिजली की जो ज़रूरत होती है वो बढ़ जाती है तो हमें जो डिमांड होगी वो बढ़ेगी, तो हमें फर्नेस ऑयल ज़्यादा चाहिए होगा। इस नाअहल नालायक सिलेक्टेड हुकूमत ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी और उसका नतीजा ये निकला कि पूरे मुल्क में ना सिर्फ ये कि पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ बल्कि के इलेक्ट्रिक को जो फर्नेस ऑयल दरकार था वो फर्नेस ऑयल उनको नहीं मिल सका और जिसकी वजह से यहाँ बहरान पैदा हुआ, क्राइसिस पैदा हो गए। आज अगर वो उसी का क्रेडिट भी लेते हैं, पहले बहरान पैदा करते हैं अपनी नालायकी की वजह से और फिर उसका क्रेडिट लेते हैं ड्रामेबाजी करके
वहाँ कैंप लगा के, वहाँ धरना लगा के मैं उस वक्त भी कह रहा था कि भाई पीटीआई तो वफाकी हुकूमत में बैठी हुई है, पीटीआई क्या ड्रामे कर रही है, धरने लगा के मुतालबे कर रही है। आपको तो इकदाम करने हैं, आपको तो फर्नेस ऑयल देना है, आपको तो गैस देना है, आपको तो टेक ओवर करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें की, लेकिन किया क्या? साथ में बिजली महंगी कर दी। अब कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, पहले पेट्रोल बहुत जो है वो महंगा करते हैं, फिर थोड़ा सा कम करते हैं, फिर कहते हैं हमने बड़ा कम कर दिया। इसी तरह बिजली महंगी कर दी, बिजली नायाब कर दी, और उसके बाद कहते हैं देखो बिजली की किल्लत हमने पूरी कर दी, लेकिन वो जो कीमत बढ़ाई थी उसको भूल गए। तो ये सीधी सीधी ड्रामेबाजियां हैं, इस मुल्क के लोगों को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोलते हैं। चाहे वो चीनी का मसला हो, चाहे वो गंदम का मसला हो, चाहे वो पेट्रोल का मसला हो, चाहे वो दवाइयों का मसला हो, चाहे वो पीआईए का मसला हो, चाहे वो मईशत का मसला हो, हर इशू पर ये झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते, इन्हें कुछ नहीं आता। इन्होंने सिर्फ एक काम अपने 2 साल हुकूमत में किया है सही, और वो है अपोजिशन के लोगों के खिलाफ केसेस बनाओ और उनको नैब के ज़रिए गिरफ्तार करवाओ, बस। और बाकी कोई एक काम मुझे बता दें जो इमरान खान साहब दावे करते हों और उन्होंने उसके ऊपर अमल किया हो, अपने दावों के मुताबिक वो चीज़ें उन्होंने ठीक की हो। किसी चीज़ को भी इन्होंने जो है वो ठीक नहीं किया है। तो के इलेक्ट्रिक का जो इन्होंने खैर अब फर्नेस ऑयल और गैस दे रहे हैं, लेकिन कराची के लोगों के साथ पिछले 1-1.5 महीने में जो ज़्यादती हुई है उसकी ज़िम्मेदार भी ये पीटीआई की हुकूमत है, और जो कीमतें बढ़ाई हैं बिजली की उसको भी फौरी तौर पर ये वापस लें। पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा किया है उसको भी फौरी तौर पर वापस लें। चीनी की कीमतें जो 85 रुपये तक पहुंच गई हैं उसको ये दोबारा 50 रुपये तक लेकर आएँ। अरबों रुपए पाकिस्तानी कौम की जेबों से निकले हैं उसको ये निकालें। और पीआईए पर भी जो उन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं, जो तबाह किया है पीआईए को, उस पर पूरी कौम से ये माफ़ी मांगे। कोई सवाल आपका हो तो जी मैं हाजिर। हाँ, एक चीज़ में और, कल मीडिया के ज़रिए मुझे पता चला कि डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने एक ख़त लिखा है स्पीकर सिंध असम्बली को, और ये फरमाया है कि मैंने असम्बली के रूल्स की वायलेशन की है, कोई सीसीआई के रूल्स की वायलेशन की है, और असम्बली में खड़े होकर मैंने सूबा सिंध के लोगों के जो हक़ की बात की है, सूबा सिंध के हक़ की बात की है, डेवल्यूशन की बात की है, वफाकी हुकूमत की ज़्यादती की बात की है, वो मैंने गलत की है, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अब मुझे समझ नहीं आता कि 18वीं तरमीम के बाद लेबर का महकमा डिवॉल्व होकर अगर सूबों के पास चला गया है और वफाकी हुकूमत आज भी ज़बरदस्ती वर्कर वेलफेयर फ़ंड और EOBI के महकमे को कब्ज़ा किए बैठी है, तो सिंध असम्बली से ज़्यादा बेहतर जगह कौन सी हो सकती है जहाँ पे मैं बात करूँ। मैं सिंध असम्बली का रुकन हूँ नंबर 1, मैं सूबा सिंध का बाशिंदा हूँ नंबर 2, मैं लेबर का मिनिस्टर हूँ नंबर 3। ये तीनों चीज़ें मुझ पर जिम्मेदारी डालती हैं, मुझ पर ये फ़र्ज़ है, मुझ पर सूबा सिंध के लोगों का ये कर्ज है कि मैं असम्बली में खड़े होकर सूबा सिंध के लोगों की हक़ की बात करूं, सूबा सिंध के हक़ की बात करूं, और सूबा सिंध के साथ वफाकी ज़्यादतियों पर अपनी बात करूं। तो मैंने वो बात की और इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझे तो उम्मीद ये थी कि मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जो भी जितवाई गई हैं सूबा सिंध से, जो दावा करती हैं कि वो सूबा सिंध की कौमी असम्बली में नुमाइंदा हैं, वो भी वही बात करेंगी जो मैं कर रहा था। लेकिन एक उन्होंने जो मीटिंग हुई अक्टूबर 2018 में जो मैंने अटेंड की चीफ मिनिस्टर साहब के कहने पर, उस मीटिंग के मिनट्स को इन्होंने प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं किया। उस मीटिंग के जो मिनट्स थे उसको गलत तरीके से CCI के सामने पेश किया। तो मैंने अगर ये बात असम्बली में कही तो मैंने जुर्म नहीं किया, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी अदा की है। लेकिन वो मोहतरमा को बुरा लग गया कि मैं क्यों असम्बली में बात कर रहा हूँ। भाई असम्बली में ना करूँ तो कहाँ करूँ, मुझे बताइए आप। तो मैं ये समझता हूँ जो बात मैंने कही मैं उसको दोबारा दोहराऊँगा, मैं बार बार कहूँगा, और ये बात मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि मैंने असम्बली में बात की है बजट सेशन में, गालिबन 24-25 जून को। लेकिन उससे बहुत पहले ये चीज़ रिटन में
सिंध हुकूमत के रिकॉर्ड पर है, चीफ मिनिस्टर को हम लिख के भेज चुके हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात की मंजूरी दी है कि अगर CCI को ऐसा फैसला करे जिस पर किसी सूबे को एतराज़ हो तो हम आर्टिकल 184(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने मार्च में इसकी मंजूरी दी है कि हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें और सिंध हुकूमत उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रही है। तो ये हमारा हक़ है, आईना में इसकी इजाज़त देता है। फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा को सिंध दुश्मनी वाली बातें नहीं करनी चाहिए। वो सिंध से मुंतखब होने का दावा करती हैं, वो सिंध से मुंतखब होकर वजारत में बैठी हैं, उनको वो बात करनी चाहिए जो सूबा सिंध के हक़ में है। लेकिन मोहतरमा बात वो कर रही हैं जो सूबा सिंध के लोगों के हुकूक़ के ख़िलाफ़ है। तो बराए मेहरबानी मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने आप को अगर वो सूबा सिंध की बाशिंदे के तौर पर, यहाँ के नुमाइंदे के तौर पर कहती हैं तो वो सूबा सिंध के हक़ की बात करें, सूबा सिंध के हकूक़ को गसब करने वाली वफाकी हुकूमत के साथ ना खड़ी हों। आप सवाल रहनुमा, आप हमेशा से मजदूरों के हुकूक और मजदूर रहनुमाओं के हमेशा से हिमायत करते रहे। KPD की स्टाफ यूनियन है, उसका मुतालबा है गुज़श्ता 1 साल से KPD के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में CA का नुमाइंदा KPD की बात कर रहे हैं जी, तो वहाँ पर किया जाए। अब ये वजारत आती है वफाकी वज़ीर दिल्ली के अंदर में, किस तरह से देखते हैं आप कि वो बजाय अपनी वजारत पर तवज्जो देने के देखें मैं आपको एक चीज़ याद कराऊँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब वफाकी हुकूमत थी तो हमने तमाम वफाकी इदारों में उन इदारों के मज़दूरों को शेयर दिए थे, शेयर दे के उनको हिस्सेदार बनाया था। और उसमें यह भी था कि इसके बाद जब शेयर होल्डर हो जाएंगे, हिस्सेदार हो जाएंगे, तो उन मज़दूरों का एक नुमाइंदा जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा करेगा। लेकिन PMLN की हुकूमत ने उस सिलसिले को रोका और इन्होंने भी रोका हुआ है। तो हम तो इस बात के एडवोकेट रहे, बल्कि हमने अमली तौर पर ये काम किया। तो हम तो ये समझते हैं कि बिल्कुल हर उस इदारे में जो वफाक के मातहत है वहाँ मज़दूरों का एक नुमाइंदा उस बोर्ड का मेंबर होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। सिंध में तो हमने ये किया कि जैसे वर्कर वेलफेयर बोर्ड है, सोशल सिक्योरिटी का महकमा है या और महकमे हैं जहाँ मज़दूरों की नुमाइंदगी होती है, हमने हुकूमत का जो रेशो था नुमाइंदगी का उसको कम किया और हमने एम्प्लॉयर और वर्कर्स की नुमाइंदगी के रेशो को बढ़ाया। अब जितने बोर्ड्स बनते हैं उसमें 40% वर्कर्स के नुमाइंदे होते हैं, 40% मालिकान के नुमाइंदे होते हैं और सिर्फ 20% जो है वो हुकूमत की नुमाइंदगी होती है। तो हम तो प्रैक्टिकल ये काम कर रहे हैं। शाह साहब, मेरा सवाल आपसे कि कहा यह जाता है कि हलीमा अल शेख जो है उसका एक बड़ा पार्टनर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उसका तल्लुक है और वो मेंबर कौमी असम्बली है। तो सिंध हुकूमत इसीलिए भी हलीमा अल शेख के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती क्योंकि उनका कारोबारी पार्टनर के कहीं हमारा बंदा इसमें न फंस जाए। तो ये तासुर है, क्या कहते हैं आप इसमें? देखिए, ये तासुर बिल्कुल गलत है और उनके खिलाफ अलीम आदिल साहब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो रही है। एंटी करप्शन में भी, रेवेन्यू के जो रिकॉर्ड हैं उसके लिहाज से भी। तो ये तासुर जो है ये गलत है, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी ही क्यों शुरू कराई जाती। उनके ख़िलाफ़ वैसे भी एंटी करप्शन और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में मुख्तलिफ और बहुत सारी इंक्वायरीज़ हो रही हैं। तो ये तासुर गलत है कि कोई पार्टी के कोई MNA या कोई उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कोई सपोर्ट कर रहे होते तो इंक्वायरियाँ क्यों होती हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से? साहब, अली जैदी साहब जो है वो हुसैन बलोच की GID पर को बोलते हैं, लेकिन बल्दिया फैक्ट्री थाने पर जहाँ 350 लोग जिंदा जला दिए गए उसके नहीं बोलते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग सिर्फ उसकी GID और उसकी जो बातें उनका जवाब दिया जाता है, तो उस पार्टी की उसको टच नहीं करती। क्यों दोनों पार्टी उसको हाईलाइट नहीं करती? देखिए, मैं एक आपसे गुजारिश करूं, मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि मुसीबत ये है कि हमारा पाला पड़ गया चवलों से। देखें, GIT जब बनती है तो GIT को फिर पुलिस के हवाले किया जाता है, रिपोर्ट को होम डिपार्टमेंट के थ्रू, और फिर जब मुकदमात शुरू होते हैं तो वो सारी चीज़ें उस मुकदमे का हिस्सा बन जाती हैं। अब अदालतें उसको कितना वज़न देती हैं, कितनी अहमियत देती हैं, ये अदालतों पर मुनहसर है। आज इस मौके पर जहाँ हम बैठे हैं, उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ भी दर्जनों केसेस अदालतों में हैं, निसार मोराई साहब के ख़िलाफ़ भी केसेस जो हैं वो अदालतों में हैं, और बल्दिया फैक्ट्री का जो केस है वो भी अदालत में है।
इस वक्त अगर हम जीआईटी को पीटेंगे तो उससे निकलना कुछ नहीं है सिवाय इसके कि ये मीडिया पे तमाशा बनाएं। कोई चीज़ नहीं निकलनी है। अब मुसीबत ये इन चवलों को पता नहीं है, मैं क्या करूँ उसका, मतलब मेरे को कोई इलाज नहीं है ना इसका। तो अगर आप कहें कि हम भी उनकी तरह वो बेवकूफ़ी की और फजूल बातें करना शुरू कर दें, मैं ये बात बार बार उठा चुका हूँ कि भाई अली जैदी साहब को अगर दहशत गर्दी के खिलाफ ही बात करनी है तो फिर जब जिक्र करते हैं बाकी जीआईटीज़ का तो उनको बल्दिया फैक्ट्री की जीआईटी पर भी बात करनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि ये बातें ही फजूल हैं जीआईटीज़ पर, इसलिए कि वो मुकदमात अदालतों में, जिसके पास कोई शहादत है, एविडेंस है, अदालत में चला जाए और जाकर वो बयान दे दे। ये बताइएगा हबीब जान जो है वो बलोच नहीं है वैसे, शेख हबीब जान है जी। वो पीपल्स पार्टी का बुनियादी कारकुन था, उसके बाद वो उदय जान से मिला, उसके बाद हम लोग ये ताल्लुकात ख़राब हो गए। जब उसमें मुकदमात बने उनकी खास काबिल एहतराम उस वक्त रहमान मलिक के माफीनामा देखकर जब उनके 10 मुकदमात थे तब कुछ पीपल्स पार्टी कहते थे उनको बाहर क्यों जाने दिया गया, आम आदमी को जाने नहीं दिया जाता है। अब आप हबीब जान की केस के बारे में क्या कहेंगे? आप इसमें सारे सीक्वेंस में एक बात छोड़ दें, वो पीपल्स पार्टी में थे, पीपल्स पार्टी के टिकट पे वो इलेक्शन भी लड़े, लेकिन ये जब सारे हालात ख़राब हुए तो वो चले गए किसी और तरफ चले गए, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हो गए। फिर जब ये सारे मामला चल रहे थे तो 2014 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद आपने जाने नहीं दिया? नहीं, जाने हमने नहीं दिया मेरे भाई, वो कल बता रहे थे कि पता नहीं ईरान से इधर उधर से छिपछपा के गए। मैं अर्ज़ करूँ आपसे, जो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता कैसे गए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज पीटीआई हबीब जान के बयानात को बुनियाद बनाकर पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। उसी हबीब जान ने वो बातें भी कह दी जो मैं कह रहा था कि पीटीआई तो बाबा माई बाप थी उस वक्त उनकी ना, मतलब बिल्कुल एक रोमियो जूलियट बने हुए थे और जलसों में भी जा रहे थे, खाने भी खा रहे थे, मिन्नत तरले भी हो रहे थे, फ़ोनों पर राब्ते भी हो रहे थे। वो तो कहते हैं कि अली जैदी हमारी सपोर्ट के बगैर कराची में आ नहीं सकता था, इमरान खान अमन कमेटी की हिमायत के बगैर कराची में आ नहीं सकता था जब एमक्यूएम ने उस पर पाबंदी लगा दी थी, और भी कई लोगों के नाम दिए कि आ नहीं सकते थे। असल तो जवाब अब वो देना उन चीज़ों का, हम तो ये 6 सालों से दे रहे हैं जवाब। तो असल जवाब जो उन्होंने मुर्तज़ा अली शाह के इंटरव्यू में उठाए हैं सवालात, उसका जवाब इनको देना चाहिए आकर कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। जी देखिए, पहली बात यह है कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये सारे केसेस अदालतों में चल रहे हैं, चालान हो चुके हैं बहुत सारे केसेस। अब जो मुकदमात अदालतों में बहुत ही काफ़ी आगे की स्टेज पर हों, उस पर हुकूमत कोई और मदाखलत नहीं कर सकती है, वो फैसले अदालतों ने करने हैं। जहाँ तक स्कूलों की बात है, 15 सितंबर की बात जो हुई है, जो तमाम सूबों के और वफाक के जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग में वो डेट हमने रखी है, अनाउंस की है, लेकिन अल्लाह करे कि 15 सितंबर से पहले कोरोना की सूरत हाल कंट्रोल में आ जाए तो इंशाल्लाह ताला 15 सितंबर को हम स्कूल खोल देंगे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर हालात ख़राब हुए और 15 सितंबर से पहले सूरत हाल कोई मुनासिब नहीं हुई तो हो सकता है कि मज़ीद हम इसको आगे बढ़ाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।